हम लोग आ चुके हैं आज एक नए वीडियो के साथ जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे है और वो है क्वालिटी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी हो या और भी कोई एग्जाम, क्वालिटी का एक स्पेशल प्लेस रहा है। आज इस क्वेश्चन से हम डील करने जा रहे हैं वो एईडीओ एग्जाम के लिए और 72nd बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू के साथ। और आप देख सकते हैं प्रश्न अपने स्क्रीन पर। आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं और फिर मेरे आंसर से मैच करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following constitutional amendment act raised the retirement age of the High Court judges from 60 to 62? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज किस एज पे रिटायर करते हैं 62, लेकिन ये स्टार्टिंग से 62 नहीं था, ये एक संविधान संशोधन से 62 बनाया गया था। यही प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो आइए चारों ऑप्शन को देखते हैं। क्या ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, या 15th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, या 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, या 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया था? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15वीं यानी कि 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 से यहां पे एज चेंज हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है Consider the following statement regarding the appointment procedure of the High Court judges. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है The chief judge is appointed by the president after consulting with the chief justice of India and the governor of the state concerned. यानी कि अगर पटना का हम लोगों को चीफ हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना है तो हम लोग को सीजीआई से कंसर्न करना पड़ेगा, प्लस किससे करना करेंगे? प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ बिहार से, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, यानी कि पटना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब आपको बताना है इसमें से ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, सी कह रहा है बोथ करेक्ट है और डी नन करेक्ट है। सही आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्यों ओनली 1? यानी कि सिर्फ यही स्टेटमेंट सही होगा और ये गलत है, क्योंकि अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय नॉट बाय द गवर्नर बट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, गवर्नर द्वारा नियुक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है Which of the following statement regarding the feature of the permanent लोक अदालत is or are correct? परमानेंट लोक अदालत के बारे में बात की जा रही है। फिर से वही 2 स्टेटमेंट वाला, नहीं सॉरी 3 स्टेटमेंट वाला है ये। पहला स्टेटमेंट कह रहा है it has no jurisdiction over the matter including offences that are not compoundable under any law. दूसरा कह रहा है the decision given by the permanent लोक सभा is final and binding on all the party involved. और तीसरा कह रहा है it shall exercise jurisdiction in respect of one or more public utility service. यहाँ पे आपको चुनना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार है आपके पास ओनली 1 और 2, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, सिर्फ 2 सही है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हम लोग परमानेंट लोक अदालत के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 चीजों तो एकदम क्लियर है कि जब भी लोक अदालत का डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है बोथ द पार्टीज पर, यानी कि जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है उसमें बाइंडिंग होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो एकदम करेक्ट है, यानी कि मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 तो एकदम ही करेक्ट है। तो देखिए 2 जिसमें नहीं उसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि सब में 2 है ना। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखिए, इट शैल एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो जी हाँ ये भी होता है। क्लियर? अब जो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इट हैज नो जुरिडिक्शन, यानी कि उसकी क्षमता में नहीं है, ओवर द मैटर इन्वॉल्विंग द ऑफेंस दैट आर नॉन कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। देखो नॉन कंपाउंडेबल क्या होते हैं? कंपाउंडेबल वो होते हैं जहां पे सेटलमेंट हो जाता है, नॉन कंपाउंडेबल जिसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही होता है, यानी कि यहाँ पे सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है एंड 3 भी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है which constitutional amendment added the article 233A to retrospectively validate the appointment of concerned district judge and their judgment। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, 42nd अमेंडमेंट, 20 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट और 15 अमेंडमेंट। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20th अमेंडमेंट, यानी कि 20वें संशोधन द्वारा ये कार्य किया गया है। क्लियर? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस भी आएंगे। तो 5th कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नालसा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, थोड़ा स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई है इसलिए आप इस गैप को देख लीजिए। पहला आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इट डायरेक्टली प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विस एंड कंडक्ट द लोक अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल। तीसरा कह रहा है इट फ्रेम द गाइडलाइन एंड स्कीम्स फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट। 3 स्टेटमेंट है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का खुद से आंसर करने का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट के लिए इसको ऊपर ले जाती हूँ। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 और 2 सही है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये तीनों ही सही हैं। तो ठीक है, क्योंकि मैं इसको नीचे ले जाऊंगी इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप फिर से एक बार देख सकें ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जा रही हूँ। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो मुझे बताइए कि ऑप्शन सही कौन सा है। ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखा जाए इट डायरेक्टली प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विस एंड कंडक्ट लोक अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल। तो क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 2 को एलिमिनेट किया जाएगा यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा था कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है इट फ्रेम्ड द गाइडलाइन एंड स्कीम फॉर द स्टेट एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट। जी हाँ, ये सही है। यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको सही मिले हैं, वो है 1 एंड 3। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। क्लियर? अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आप 6 देख पा रहे हैं। 6 आपसे कह रहा है which article of the Indian Constitution empower the Parliament to make law on the state list subject during the national emergency। और ये आपके पास है और नेशनल इमरजेंसी आप सब लोगों ने पढ़ी है। अब मुझे बताइए कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आप मुझे इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि किस
आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर है कि स्टेट लिस्ट में भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान लॉ बना सकती है। तो कौन से इसमें पावर दिया गया है, ये आपको यहाँ पे उत्तर देना है और यहाँ पे सीधे उत्तर आपका जाएगा आर्टिकल 250 में। आर्टिकल 250 में पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी लॉ बना सकती है। नहीं तो स्टेट लिस्ट में नॉर्मल टाइम में कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कंप्राइज द चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको सही उत्तर बताना है और यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका 2, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन आप तब तक कमेंट सेक्शन में खुद भी ट्राई कीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए कि इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है। क्लियर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को देखना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट्स जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। रिट जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन इज ब्रॉडर देन द हाई कोर्ट। रिट जुरिडिक्शन कहां पे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का? आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 में रिट जुरिडिक्शन की बात है और हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन की बात है 226 में। याद रखिएगा ये। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है यानी कि अंडर आर्टिकल 32 वो हाई कोर्ट की पावर से ज्यादा है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि क्या सिर्फ एक सही है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट नंबर 2 सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन होती है वो नैरो होती है हाई कोर्ट से। क्लियर? याद रखिएगा इस बात को, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं पे देखते हैं अगर सेकंड स्टेटमेंट को द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ स्क्रीन को सो कि आप ऑप्शन देख सकें। अगर ऑप्शन देखने में दिक्कत होगी तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठन होता है और बताना है कि उसके चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पार्लियामेंट के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मुझे इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो अभी तक आप लोगों का सही आंसर आप लोगों ने अपने दे दिया होगा। तो आइए सही आंसर देखते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब अगर आप आर्टिकल 280 को देखेंगे तो वहां पे आपको ये बातें स्पष्ट होंगी। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 आपसे कह रहा है which amendment act exempt the Arunachal Pradesh from the scheduled caste reservation in the panchayat under article
243M, ठीक है। और आपके पास चार ऑप्शन है, 82 अमेंडमेंट एक्ट, 83 अमेंडमेंट एक्ट, 84 अमेंडमेंट एक्ट और 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें से बताना है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज इलेक्शन में कहां पे एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? आर्टिकल दिया हुआ है, किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, प्रश्न आपसे ये कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सही उत्तर को देखेंगे तो हमें सही उत्तर मिलेगा 83rd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, वैसे ही स्टेट में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर वो है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि who decide the question regarding the state of a judge of high court, ये कि जज ऑफ हाई कोर्ट की एज पे क्वेश्चन है। if such question arise, अगर कोई क्वेश्चन हाई कोर्ट के जज के एज पे उठता है तो इसमें किसका फाइनल जवाब माना जाएगा? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा दिया है कॉलेजियम ऑफ द जज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ है अ कमिटी ऑफ 3 जजेस कंस्टिट्यूट बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई प्रश्न उठता है एज से रिलेटेड तो इसमें फाइनल आंसर किसका माना जाएगा अगर ऐसा कोई प्रश्न भविष्य में उठता है? तो यहाँ पे जिसका सही आंसर माना जाएगा, यानी कि जिसकी बात को मान्यता दी जाएगी, वो है प्रेसिडेंट। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। Which constitutional amendment act give constitutional status to cooperative societies? cooperative society को कौन से constitutional amendment act से constitutional status मिला था? तो पहला ऑप्शन है 91, दूसरा है 101, सी कह रहा है 87, डी कह रहा है 97। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, और एईडीओ में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इवन बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपके यूपीएससी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्वेश्चंस करते हैं। और अमेंडमेंट बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी टॉपिक है इस प्रिपरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि डी का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 13 का सही आंसर होगा डी, यानी कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, which article of the Indian Constitution provide for the establishment of the State Human Right Commission? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाद आता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और पूछ रहा है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 338, आर्टिकल 323 बी, आर्टिकल 214, और डी कह रहा है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे मैं डी लिख देती हूँ, आपको इजी पड़ेगा। डी कह रहा है none of the above, which is the correct answer। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में नहीं आएगी। इस बात को नोट करके रखिए। Now, last question of the day, question number 15.
The minimum number of judges required to hear a case involving a substantial question of the law or a difference under Article 143 is minimum judge कितने चाहिए? 5, 11, 9, 7। क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे जानिए कि मिनिमम जज यहाँ पे कितने चाहिए होंगे? 5। क्लियर? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके साथ आज पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए नाइस डे।